नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान की जो सेकेंड बुक का फर्स्ट इकाई चल रहा है उसका थर्ड लेसन भारतीय संघीय व्यवस्था और उसके आधारभूत तत्व है उसका अध्ययन करने के लिए आए। भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वो दुनिया की महान संघीय व्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन इसको समझने से पहले भारतीय संघीय व्यवस्था को समझने से पहले हमें एक्चुअल में संघीय व्यवस्था या संघवाद को समझना है। एक्चुअल में संघवाद होता क्या है? संघवाद का मतलब होता है सम, ये संघ का मतलब होता है सम, मतलब कोई कार्य समूह में किया जाए। इसको हम समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। यहाँ हम संघात्मक व्यवस्था की बात करते हैं। संघात्मक सभा और एक हम बात करते हैं एकात्मक सभा। एकात्मक सभा अंतर क्या होता है? सकारात्मक संघात्मक सरकार में जो शक्तियां हैं वो बटी हुई रहती हैं, वो विभिन्न अनुसूची इकाइयों में बटी हुई रहती है। मतलब जो फैसले हैं वो बहुत सारे लोगों के समूह या बहुत सारे सरकारों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। और एकात्मक सरकार में जो शक्तियां का स्रोत होता है ना वो एक ही व्यक्ति होता है, एक ही सरकार होती है या शक्तियों का कोई एक केंद्र होता है। इसलिए यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। अगर हम इसको केंद्र मानते हैं तो शक्तियां विकेंद्रित हो रही, डिसेंट्रलाइज हो रही, बाहर जा रही है, बढ़ रही है, और यहाँ शक्तियों का केंद्रीयकरण होता है। सेंट्रलाइज सारी शक्तियों का केंद्रीय होता है। यहाँ क्या होता है? एक ही नागरिक समूह पर एक ही नागरिक समूह पर अलग अलग इस तरह की सरकारें शासन करती है। तो ये इसकी एक परिभाषा होगी। एक परिभाषा क्या होगी? एक ही नागरिक समूह पर अलग अलग इस तरह की सरकारें शासन करती है। मैं इसको फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ इसको कि फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है और इस इंडिया में हम यहाँ राजस्थान में रहे, राजस्थान के भी यहाँ हम जयपुर में रहे और जयपुर के भी अपना एक ग्राम पंचायत है। तो मेरे ऊपर संपूर्ण देश का भी शासन है, मतलब मेरे ऊपर जो केंद्र सरकार है उसका भी शासन है, मतलब मोदी का भी शासन है। मेरे ऊपर जो राज्य सरकार है उसका भी शासन है, मतलब जो भैरव साहब है उनका भी शासन है। और मेरे ऊपर जो स्थानीय सरकार है, जो ग्राम पंचायत है, जैसे मेरी ग्राम पंचायत आलसूर है तो उसका भी शासन है, और हमारा जो सरपंच है वो भी हमारे ऊपर शासन करते हैं। तो व्यक्ति हो गया मैं एक, और मेरे ऊपर एक दो तीन इस तरह की सरकार शासन कर रही है। लेकिन इनकी जो शक्तियां हैं वो स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णित है, इसलिए कभी भी इनके बीच में आपस में शक्तियों को लेकर संघर्ष की स्थिति नहीं होती है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब एक ही व्यक्ति के ऊपर तीन इस तरह की सरकारी शासन कर रही है वो काबिल होती है, एक अनार और उसको भी मान लेते, लेकिन उस अनार का जो विभाजन है उस अनार को और कितना कहेगा ये संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इसलिए सब अपने हिस्से पर और अपने स्तर पर शासन करते हैं। इसलिए वो अनेक स्तर की सरकार होती है, इसका केंद्र हो गया, दूसरा स्तर राज्य हो गया, तीसरा स्तर स्थानीय सरकार हो गया। तो एक ही नागरिक समूह पर अलग अलग सरकार शासन करती है। एक परिभाषा होगी। नंबर 2 इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। इसमें संघीय शासन में दो या दो से अधिक इस तरह की सरकारें होती है।
दूसरी परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें हो गई, अधिक स्तर की सरकार। और इन स्तर की सरकारों का जो शक्तियां है वो संविधान की बटी में रहती है, डिवाइडेड रहती है। जैसे हमारे पढ़ेंगे समसूची, राज्य सूची, समूची सूची, और इनको जो स्थानीय सरकार है इनको सत्ता के विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन की शक्तियां मिलती है केंद्र और राज्य दोनों स्तर की सरकार। इसलिए संघवाद में सीधा सीधा से स्वरूप, संघवाद का एक सीधा सीधा से परिभाषा है। तो इसकी परिभाषा होगी तो आप इसको उतारें या नोट डाउन कर लें, इसके अच्छे से नोट्स आप तैयार करें, क्योंकि ये जो लेसन है ना, ये ड्रग लेसन पढ़ रहे हैं और इन दिनों में से 2 क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर तो इम्पोर्टेंट वन है। तो इसलिए ये जो लेसन है इसमें 2 क्वेश्चन टोटल है, एक भारतीय संघीय व्यवस्था के संघात्मक तत्व और दूसरे एकात्मक तत्व, 2 ही क्वेश्चन है। तो इन 2 क्वेश्चंस को अगर हम आसानी से या सही ढंग से पूरे टॉपिक्स को समझते हैं तो वो कम वैसे प्रायिकता में हमारे पास 40-40% के क्वेश्चन है वो तैयार हो गए इसमें से 10 नंबर से। जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन कम वैसे आ ही रहा है इसमें से, इसलिए इसको थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करें। इसकी होगी परिभाषा। अब हम बात करेंगे इसका निर्माण कैसे होता है। तो संघीय शासन का निर्माण 2 तरीके से होता है। एक होता है सामान्य आकर्षण बल, साथ आकर्षण बल, और दूसरा होता है साथ रहकर संग बना। एक साथ आकर्षण बनना और दूसरा साथ रहकर संग बनाना, क्या फर्क है दोनों में, क्या अंतर है? कम इस मतलब ये साथ आए तो भी साथ रहे, साथ रहे तो भी साथ रहे, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये है। साथ आकर्षण बनाने का मतलब है 2 या अनेक संप्रभु इकाइयां साथ आकर संघ का निर्माण करें। अनेक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र एक जगह आए और अपना आर्थिक, सामाजिक, नैतिक या मनोवैज्ञानिक विकास करने के लिए संघ का निर्माण करें। इसका एग्जाम्पल उदाहरण है यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका एक उदाहरण है। तो यहाँ इसमें क्या होता है, इसके कुछ आधारभूत तत्व होते हैं। आधारभूत तत्व क्या होते हैं? यहाँ जो राज्य या संघ की इकाइयां होती है, राज्य संघ से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र या साथ आकर्षण बनाया हुआ है। जैसे इसको एक बहुत सीधे तरीके से समझ लेते हैं कि ये एक कोई फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है और इनके 4 साझेदार हैं। एक मान लो हिंदू है, इसको मैं समझ लेता हूँ, एक मुस्लिम है, एक सिख है और एक ईसाई है। इन चारों में, क्योंकि एक के पास पर्याप्त पैसा नहीं था, तो इन चारों ने मिलकर, इन 4 साझेदार ने मिलकर एक फैक्ट्री का निर्माण कर लिया। और ये केवल इस फैक्ट्री तक ही साथ है। घर गए हिंदू की पूजा पद्धति अलग है, खान पीन अलग है, रहन अलग है। इनको आपस में कोई मतलब नहीं है, आपस में अपने आप में स्वतंत्र है। इसलिए इसकी बजाय ये ज्यादा शक्तिशाली है। और नंबर 1 हो गया। नंबर 2, ये जब चाहे तब अलग हो सकते हैं, मतलब है संघ से अलग होने का अधिकार। अधिकार होता है राज्यों को। नंबर 3, दोहरी नागरिकता होती है।
हम इसको कह सकते हैं पहचान किसकी, एक तो फैक्ट्री की मतलब ये तो क्या संघ और एक हो गया ये राज्य हो गया, ये इकाइयां हो गई। एक तो फैक्ट्री के साथ फला फैक्ट्री जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का नाम लेके तो ये चारों कौन है, फैक्ट्री के मालिक हैं, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, ठीक है। दूसरा कि फिर उसकी व्यक्तिगत पहचान की बात करेंगे कि ये फला है, ये वो है, ये वो है, तो इनकी दोहरी नागरिकता है, दोहरी पहचान होती है। तो ये बेसिक इसके आधार पर तत्व है। ये अनेक समूह अलग अलग समूह मतलब स्वतंत्र व्यक्ति है अपना आर्थिक विकास करने के लिए एकजुट होकर उनके संग ये समूह का निर्माण कर रहे हैं, साथ रहकर संघ बने। साथ रहकर संघ बनाने का एक सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि जब विशाल आकार या जिसको हम कह सकते हैं राजनीतिक विविधता या हम कह सकते हैं विविधताओं वाला या विशाल आकार वाला देश, विविधता आकार के राष्ट्र द्वारा अपने प्रशासनिक संचालन के लिए या अपने शासन संचालन में सहूलियत या आसानी या हम इसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा इजी करने के लिए अपने को अनेक इकाइयों में विभाजित करते हैं। अनेक इकाइयों में शासन संचालन में आसानी करने के लिए या शासन संचालन में थोड़ी सुविधापूर्ण बनाने के लिए अपने आप को मदद करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है भारत एक विशाल देश है और हमने शासन संचालन में आसानी के लिए हमने क्या कर लिया, राज्यों का निर्माण कर लिया, इकाइयों के रूप में बांट दिया भारत को। विभिन्न इकाइयों की जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन इकाइयों में जिससे कि आपके पास शासन सहूलियत है और प्रत्येक व्यक्ति तक शासन की पहुंच सुनिश्चित हो जाए। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, संघ से ज्यादा शक्तिशाली राज्य होते हैं। यहाँ क्या हो गया, यहाँ संघ शक्तिशाली है, यहाँ संघ शक्तिशाली होता है। दूसरा है संघ से अलग होने का अधिकार राज्यों को है, यहाँ को अधिकार नहीं होता है। यहाँ दोहरी नागरिकता होती है तो यहाँ इकहरी नागरिकता है, केवल संघ की ही नागरिकता होती है, राज्यों में बढ़कर नागरिकता की व्यवस्था नहीं की जाती। इस प्रकार संघीय शासन का निर्माण दो तरीके से होता है, साथ आकर और एक साथ रहकर संघ बन। अब हम पढ़ेंगे संघीय शासन, भारत में संघीय शासन व्यवस्था के जो संघात्मक लक्षण है उनको और एकात्मक लक्षण है उनको। तो यहाँ पढ़ते हैं संघात्मक तत्व और यहाँ पढ़ते हैं एकात्मक तत्व। संघात्मक तत्वों में नंबर 1 पढ़ेंगे शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। शासन की जो शक्तियां हैं उनका स्पष्ट विभाजन कर रखा है। कैसे कि जो संविधान की 7वीं अनुसूची में 246 अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अनुसार 3 प्रकार की जो शक्तियां हैं उनका निर्माण करता है, चौथी भी है। एक है जिसको हम कहते हैं संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। चौथी हम कहते हैं अवशिष्ट शक्ति। संघ सूची
के ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची के ऊपर सम सूची पर केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर ये दोनों मिलकर केंद्र व राज्य दोनों स्तर की जो सरकारें हैं वो कानून का निर्माण करती है। दोनों बनाती है। अवशिष्ट शक्तियां हैं ये केंद्र को दी गई है। हम आगे बढ़ेंगे एकात्मक तत्वों में। तो इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था में जो दो स्तर की सरकारें हैं उनके जो अधिकार क्षेत्र वो स्पष्ट है, सम सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यहाँ एक ध्यान रखना कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर की जो सरकारें हैं वो समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बना देती है। एक ही विषय पर अगर दोनों ने कानून बना दिया तो केंद्र सरकार का जो कानून है वो मान्य होता है, राज्य सरकार का कानून मान्य नहीं होता है। मतलब दोनों में टकराव की स्थिति हमें हम इस प्रकार तत्व पढ़ेंगे कि दोनों टकराव की स्थिति आती है तो उसमें जो केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून है वही मान्य होता है। इसका दूसरा टॉपिक है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या है? जब केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन में जो टकराव होता है कि इस स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उस मामले को निपटान करेगा या सर्वोच्च न्यायालय उसको फैसला देता है। इसलिए इस शक्तियों का जो विभाजन है ऐसा नहीं विभाजन करके छोड़ दिया। अगर केंद्र सरकार राज्य सूची किसी विषय के ऊपर कानून बनाती है तो राज्य जो सरकार है वो न्यायालय जाएगी और न्यायालय सरकार को जो संघीय सरकार है उसको वो कार्य करने से रोक देगा। इस प्रकार जो न्यायपालिका है वो इन शक्तियों के विभाजन या शक्ति संतुलन के सिद्धांत को प्रभावी बनाने का काम करता है। नंबर 3 है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता जैसे हमने शक्तियों का विभाजन देखा वो संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। 7वीं अनुसूची है 246 संविधान का अनुच्छेद है और उस संविधान को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पहली बात तो हम इसको एकात्मक तत्व में पढ़ेंगे कि राज्यों के लिए प्रत्यक्ष संविधान की व्यवस्था नहीं की गई है, एकल हमारे यहाँ संविधान की व्यवस्था की गई है। तो अलग से राज्यों के लिए संविधान का निर्माण नहीं कर रखा है और संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान व कानून व्यवस्था है जिसको हम आईपीसी कहते हैं, इंडियन पीनल कोड। तो और ये सर्वोच्च है। इसमें जो विधायिका है वो भी मनमाना या स्वेच्छाचारी संशोधन परिवर्तन नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए हमने निष्पक्ष न्यायपालिका है उसका निर्माण करना। तो इसलिए वही बात है जब राज्यों को लगता है और होता क्या है कि जो राज्य है उनको शक्तियां सरकार से नहीं मिलती है, उनको शक्तियां संविधान से प्राप्त होती है। जैसे हमने 3 शक्तियां पढ़ी, संघ सूची है और दूसरा राज्य सूची है। तो एकात्मक शासन व्यवस्थाओं में कुछ जो देश हैं वो शक्तियों का विभाजन कर देते हैं। तो वो जो शक्तियां हैं राज्यों को मिली हुई है वो संविधान से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से मिली हुई है। भारत में जो शक्तियां हैं राज्यों को वो संविधान से मिली हुई है, केंद्र सरकार की वो इच्छा पर निर्भर नहीं करते। इसलिए जो शक्तियों का स्रोत है वो संविधान होता है। यही कारण है कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है। नंबर 4 है एकल नागरिकता। हम इसको उधर भी पढ़ेंगे
एकात्मक तत्व में भी। तो भारत में होता क्या है कि बहुत सारे विविधताओं से परिपूर्ण लोग निवास करते हैं और इसमें बहुत सारी विविधताओं को देश की एकता और अखंडता के ऊपर हावी ना होने दिया जाए। इसी कारण एकल नागरिकता का जो सिद्धांत है, यह एकल नागरिकता की परिपाटी है उसको अपनाया गया है। क्योंकि भारत में जाति धर्म लिंग के आधार पर विभाजन विद्यमान है, सांस्कृतिक जो अंतर है या विविधताएं हैं वो विद्यमान है, जातिगत है, धार्मिक है, क्षेत्रीय है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत सारी विविधताएं विद्यमान है। इसलिए भारत को अक्षुण्ण और एकजुट बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता या केवल संघ की नागरिकता या संघ की जो पहचान है उसको सिद्धांत बनाया गया है। नंबर 5 है राज्य अपनी जो केंद्रीय विधायिका है, केंद्रीय विधायिका में राज्यों का सदन है। कौन है? राज्यसभा। क्योंकि हमने देखा कि जो संघ सूची है उसी के ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है और केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून संपूर्ण देश पर, ये जो कानून बना वो संपूर्ण देश के ऊपर लागू होता है। तो उसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलता है राज्यसभा से, क्योंकि जो राज्यसभा है उसका निर्वाचन जो है वो चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब कौन करते हैं? जो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं वो करते हैं। इसलिए राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है केंद्र की जो विधायिका संसद है, मतलब केंद्र में जो कानून बनाया जा रहा है उसमें राज्यों की आवाज को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसलिए ये संघीय व्यवस्था का एक अटूट और महत्वपूर्ण संबंध होता है। नंबर 6 है राज्यपाल का पद। वैसे ये विवाद का विषय रहा है शुरू से, हम इसको उधर पढ़ेंगे, क्योंकि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है और वो राज्य की विधायिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। लेकिन फिर भी जब दोनों मतलब केंद्र व राज्य के दोनों के बीच में विवाद है तो विवादों का जो समाधान है वो ये करता है, क्योंकि राज्य की विधायिका का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते वो केंद्र के राज्य की संपूर्ण शक्तियों का मालिक होता है और वो केंद्र का व्यक्ति होता है। इसलिए केंद्र और राज्य के बीच में जो भी विवाद है उनका मध्यस्थता करने का काम राज्यपाल करता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारे आगे वाला टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ है एकात्मकता का प्रभुत्व। एकात्मकता का प्रभुत्व भारत के संविधान को बोरिस जॉनसन ने सौदेबाजी का संवाद करता है। सौदेबाजी मतलब केंद्र और राज्य के बीच में हमेशा सौदेबाजी चलती रहती है, लेकिन क्योंकि हमको पता है कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय हमारे जो आजादी का जो माध्यम था वो विभाजन था। 1947 में जब हम आजाद हुए तो भारत की आजादी का एक आज माध्यम था विभाजन, क्योंकि एक इधर से हमारा इलाका चला गया था, एक इधर से हमारा इलाका चला गया था और उसका जो आधार था वो धर्म था। तो संविधान निर्माता इस चीज को जानते थे कि भारत में धर्म ही जाति लिंग वर्ग भौगोलिक सांस्कृतिक अनेक प्रकार की विविधताएं विद्यमान है। तो ये समस्या दोबारा ना हो कि भारत वापस अनेक टुकड़ों में विभाजित ना हो जाए, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए जो अपनी केंद्र सरकार है या जिसको हम कहते हैं संघ सरकार है उसको ज्यादा शक्तियां दी गई।
राज्यों को केंद्र की बनिस्पत, मतलब संघीय शासन व्यवस्था के तत्व कम है और एकात्मिक शासन व्यवस्था के तत्व ज्यादा है, क्योंकि हमारी एकता एवं भारत की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया। और भविष्य में ये जो समस्या आई है भारत दो टुकड़ों में बट गया, इस समस्या से बचने के लिए भारत को एकजुट अक्षुण्ण और अखंड बनाए रखने के लिए राज्यों के बनिस्पत केंद्र को ज्यादा सक्रिय अधिकार दिए गए। इस कारण भारतीय संविधान में एकात्मकता का ज्यादा प्रभुत्व है संघीय शासन व्यवस्था, लेकिन जो एकात्मकता का जो पलड़ा है वो ज्यादा भारी है संघीय शासन व्यवस्था की तुलना। तो अब वो एकात्मक तत्व क्या है हम उठाते हैं, वो कौन कौन से तत्व हैं जिससे ये तय होता है कि भारत की जो का संघीय व्यवस्था है वो एकात्मकता को ज्यादा महत्व देगा। एक संविधान, हमने देखा कि दो स्वतंत्र इकाइयां मिलकर या केंद्र और राज्य को बराबर की शक्तियां मिले तो वो संघीय व्यवस्था होती है। लेकिन भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तर की जो सरकारें हैं वो एक ही संविधान से शासित होती है। राज्य के लिए कोई प्रत्यक्ष संविधान नहीं है। आज तक हम सुनते हैं, इसका अपवाद होता है, सबको पता है, और वो अपवाद था जम्मू कश्मीर, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस अपवाद को खत्म कर दिया और जो 370 और 35 है उसको खत्म करके इस दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना के दिया गया और राज्य का इसका जो दर्जा को खत्म कर दिया गया। तो राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अपवाद जो आज तक हम पढ़ते आते थे वो अपवाद खत्म हो चुका है। तो एक ही संविधान में पूरा देश है, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र हो, वो एक ही संविधान से संचालित होता है, शासित होता है। इसलिए अब एक ही संविधान है तो तत्व जो है वो एकात्मकता का ज्यादा हो जाता है। नंबर 2, अवशिष्ट शक्तियां। हमने भी शक्तियों का विभाजन 4 प्रकार से पढ़ा था और 7वीं अनुसूची में जो 246 अनुच्छेद है वो 4 भागों में बांटा है, संघ सूची, राज्य सूची, संमति सूची और अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट सूची कह सकते हैं। अनुच्छेद 248 क्या कहता है कि अवशिष्ट सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको रहेगा? केंद्र सरकार को। हम इसका आगे वाला तीसरा टॉपिक हम लिख देते हैं, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, इसको समझना, शक्तियों का विभाजन। अब शक्तियों का विभाजन एकात्मकता में भी आया है और हमने लिखा है संघात्मक में। एकात्मक में इसको कैसे पढ़ते हैं? शक्तियों का विभाजन संघ सूची में जो महत्वपूर्ण विषय है 47 विषय थे, इसको पूर्ण कर दिया गया है 47 विषय थे। अब ये 47 विषय कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार। कौन कानून बना रहा है? केंद्र सरकार कानून बना रही है और वो लागू होता है संपूर्ण देश में, मतलब वो राज्य के ऊपर भी लागू होता है। राज्य सूची का कोई भी शहर जिसके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है तो वो कानून केंद्र सरकार या संपूर्ण देश में लागू नहीं होता, वो राज्य विशेष में लागू होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि राज्य का कानून तो राज्य में लागू होगा लेकिन केंद्र का कानून भी उस राज्य में लागू होगा, तो इसलिए ज्यादा शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई है। तीसरी बात कि जो राज्य सूची है उसके ऊपर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है दो परिस्थितियों में। नंबर 1, जब राज्यसभा कहे अनुमति दे दे तो बनाएगी, और नंबर 2 जब आपातकाल हो। तो दो स्थितियों में राज्य सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन कोई स्थिति नहीं है केंद्र संघ सूची पर राज्य सरकार कानून बनाए। नंबर 3, संमति सूची, उसके ऊपर दोनों बनाती है केंद्र और राज्य, लेकिन जब दोनों ने बना दिया केंद्र और राज्य, जब दोनों ने एक विषय पर बना दिया तो केंद्र सरकार का जाकर कानून मान्य होगा। इस प्रकार विषम परिस्थितियों में सारों जो शक्तियां सूची की शक्तियां हैं उसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो इस प्रकार की एकात्मकता का तत्व हो गया। अवशिष्ट शक्तियां वो है
जो संविधान निर्माण के बाद में अस्तित्व में है, जैसे अपने साइबर कानून हो गया, इंटरनेट हो गया, ये जो सारे कानून है उस केंद्र सरकार को दे दिए गए हैं। तो इस प्रकार पक्षी शक्ति केंद्र सरकार के पास है और शक्तियों का विभाजन भी केंद्र के पक्ष में है। देखते हैं ना, नंबर 3 शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। नंबर 4 पढ़ेंगे संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन का अधिकार केवल और केवल केंद्र, मतलब किसको दिया गया है? केवल और केवल संसद। राज्यों को संविधान संशोधन का कोई अधिकार नहीं दिया गया। मतलब उनका एक संविधान है और उसमें भी संशोधन केवल केंद्र कर सकता है, संसद कर सकती है। राज्य सरकारें संविधान संशोधन की पहल नहीं कर सकते। राज्यों में संविधान संशोधन के लिए कोई विधेयक नहीं लाया जा सकता। केवल वो संसद द्वारा स्वीकृत संविधान संशोधन की को अनुमोदित कर सकती है या तो स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। जैसे विशिष्ट मामलों में संविधान संशोधन के लिए राज्यों की विधानसभा को स्वीकृति आवश्यक है, तो राज्यों को संविधान संशोधन का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो केंद्र या संसद के पास है। नंबर 5 आपातकालीन शक्ति। 3 अनुच्छेद है आपातकाल के लिए, 352, 356 और 360। ये अनुच्छेद 352 जब भारी आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह तो हो सकता है। 356 राज्य में संविधान तंत्र भी बदला लगता है। 360 वित्तीय आपातकाल की स्थिति में लगता है। आपातकाल लगता है तो जितनी भी जो शक्तियां हैं वो विभाजन है वो निरस्त हो जाता है और जो सारे जो अधिकार है वो किसके पास आ जाते हैं? केंद्र के पास आ जाते हैं। कहने का मतलब जो राज्यों या जो संघीय ढांचा है वो खत्म हो जाता है और अपनी जो संसद है उसके पास संपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। केंद्र के पास सारी शक्तियां आ जाती हैं। नंबर 6 है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। हमने देखा कि राज्यों का सदन है, केंद्रीय विधायिका कौन है? राज्यसभा। लेकिन एकात्मक तत्व इसको क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि भारत में राज्यसभा में जैसे अमेरिका है उसमें सभी राज्यों को राज्यसभा में उसका स्थायी सदन है उसमें सबको बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन भारत में जो प्रतिनिधित्व का जो आधार है वो क्या है? जनसंख्या है। तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। एक बात। दूसरी बात, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व होने के बजाय अपना दल का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार कभी भी राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनमें एकरूपता और एकजुटता नहीं आ सकती है। यही कारण है कि यहाँ भी केंद्र राज्यों के प्रतिस्पर्धी ज्यादा जो ताकत है वो रखता है। दूसरी बात, जब राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में टकराव की स्थिति हो तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन में भी लोकसभा ज्यादा प्रभावित होती है। लोकसभा की द्वारा स्वीकृत कानून भी वहां से होता है। इस प्रकार राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व भी भारत में एकात्मक तत्व है उसको क्या कर रहा है? स्वीकार कर रहा है। नंबर 7 एकल नागरिकता। हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। एकल नागरिकता मतलब राज्यों के लिए पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है या पृथक पहचान नहीं है। इसका भी हम बात करते थे जम्मू कश्मीर, लेकिन आज जब वो भी खत्म हो गया
भारत में लिखा रहता है हम भारत के लोग, या जब भी हम अपनी पहचान राष्ट्रीय नागरिकता लिखते हैं तो आगे लिखते हैं इंडियन नेशनलिटी इज इक्वल टू इंडियन लिखते हैं। राज्यों को अलग से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। नंबर 8 है एकल संगठित न्यायिक व्यवस्था। एकल संगठित न्यायिक व्यवस्था से क्या मतलब है? भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो पिरामिड के आधार पर है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ उच्च न्यायालय है, यहाँ जिला न्यायालय है और यहाँ अधीनस्थ न्यायालय। मतलब क्या हुआ कि राज्यों के लिए कोई अलग न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि जो उच्च न्यायालय होता है वो राज्यों का न्यायालय है, राज्यों का न्यायालय नहीं होता है। भारत में एकल संगठित न्यायिक व्यवस्था है। अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय के अधीन रहकर काम करते हैं, उच्च जिला न्यायालय उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय सब उच्च न्यायालय के अधीन रहकर काम करता है। राज्यों के लिए कोई न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं की गई है। और ये एकल संगठित मतलब संपूर्ण भारत में एक ही न्यायपालिका का निर्माण किया गया है, जिस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहकर भारतीय न्यायिक व्यवस्था संचालित होती है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। नंबर 9 राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। मतलब जैसे हमने संघीय व्यवस्था के निर्माण के बारे में अध्ययन किया था कि 7 आकर और 7 रेकर्सन बनाए, हमने 7 रेकर्सन बना रखा है। 7 रेकर्सन बनाने मतलब केंद्र राज्यों की तुलना में ज्यादा मजबूत होगा और राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं। हम थोड़ा सा फैक्ट्री वाले एग्जाम्पल लिया था कि साहब फैक्ट्री चल रही है नहीं चल रही है, व्यक्ति ने अपना शेयर निकाला अलग हो गया आजाद हो गया। भारत में ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका में राज्यों को ज्यादा अधिकार है, वो संघ से अलग हो सकते हैं। भारत में राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, वो संघ के अधीन रहकर काम कर सकते हैं। नंबर 10 जो सीमाओं का जो परिवर्तन है, लिख देता हूं, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं। जब राज्यों का नाम परिवर्तन हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, नया राज्य बनाना हो या पुराने राज्यों को काटकर कोई नया राज्य बनाना हो, तो उसके लिए जो अपनी संसद है उसको प्रभावित राज्य से या नए राज्य की जो सरकार है उससे अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमा को काट सकती है, छाट सकती है, बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है। इसके लिए उसको राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि राज्य का जो सीमा है वो राज्य के हाथ में ना होकर संघ के हाथ में है और इसका जो संपूर्ण जो काम है वो संसद या जो केंद्र है उसके अधीन होता है। और कुछ एक टॉपिक है जैसे प्रशासनिक सेवाएं, उसका विभाजन नहीं है। प्रशासनिक जो सेवाएं जैसा IAS IPS है वो केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन वो राज्यों के सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर काम करते हैं और राज्यों को उनको बर्खास्त करने का या हटाने का अधिकार नहीं होता है। तो इस प्रकार भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसके कुछ आधार तत्वों का देंगे। इसके एक छोटा सा टॉपिक और है नवीन प्रवर्तियां है। मतलब भारत की जो संघीय व्यवस्था है मतलब एकात्मक तत्व ज्यादा है, तो नवीन प्रवर्तियां आजकल सहकारी संघवाद को मोदी सरकार ने ज्यादा तवज्जो दी है कि चाहे वो नीति आयोग हो जिसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व देना हो या अनुच्छेद 352 का 56 का मनमाना प्रयोग होना बंद हो गया या गठबंधन की सरकार का दौर शुरू हो गया, जिसके कारण केंद्र सरकार जो है वो राज्यों के ऊपर मनमानी करने से बचती है, ऐसा करने से रोकती है। तो इस प्रकार हमारी इकाई नंबर 1 है